फिर लगभग 8 मई 2017 को मुझे ज्वाइनिंग मिल गई थी। कपड़े, खाने पीने का सामान और नमकीन बिस्कुट सबके रखे रहते थे उसमें खूब भर के लेके जाते थे। तो लगभग हमें 8 बजे के आसपास ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाया गया। अच्छा, हाँ। रात के टाइम रूम के लिए भटके इधर उधर, रूम नहीं मिले क्योंकि रूम तो मिलते हैं लेकिन उनके लिए चाहिए पैसा चाहिए, बिल्कुल। वो हमारे पास था नहीं। तो फिर रूम देखा, एक तो 1500 रुपये में एक रूम मिला। आपने आपका कभी मन नहीं हुआ कि छोड़ करके नवोदय को मैं अपने गाँव में वापस चला जाऊँ? एक बार मन भी हुआ था कि छोड़ के चला जाऊँ, मैं नवोदय से बाहर भी निकल गया। नमस्कार दोस्तों, नवोदय स्टार्स के YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारी नई सीरीज में आज हमारे नए गेस्ट उपस्थित हुए हैं रोशनलाल मीणा जी, जो कि राजस्थान ग्रामीण बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात हैं अभी भी, और उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई भी की है। और वो हमारे साथ अभी अपना अनुभव शेयर करने के लिए हमारे चैनल में उपस्थित हुए हैं कि कैसे कैसे उन्हें अपनी नवोदय की जर्नी, उसके बाद बैंक मैनेजर तक का सफ़र कैसे तय किया। तो अभी हम सुनेंगे रोशनलाल मीणा जी की कहानी, स्वयं उनकी जुबानी। और मैं जानना चाहता हूं रोशनलाल मीणा जी से कि आपको अपना परिचय दें और अपनी कहानी का थोड़ा सा हिस्सा हमको बताएं। सबसे पहले तो आपको और दर्शकों को नमस्कार। पहले तो आपने इतना काबिल समझा कि आप इतनी दूर से आए मेरे पास इंटरव्यू लेने, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रोशनलाल मीणा है। मैं एक छोटे से गांव, मेरा गांव जगजीवनपुर है, जिला भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। मैंने 5वीं तक तो गांव के एक प्राइवेट स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद में फिर 2006 से 2013 तक मैं नवोदय विद्यालय में चला गया था। और उसके बाद मैं 2013 के बाद में 2016 तक जयपुर में अपनी पढ़ाई की थी। और उसके बाद फिर 2017 से लेके अभी तक मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ और अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। जी, और रोशनलाल मीणा जी, आपने जैसे बताया कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी, उसके बाद आपका सिलेक्शन नवोदय में हुआ था। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जैसे नवोदय में फॉर्म भरा और आपका सिलेक्शन हुआ, उस दौर में किस तरह से तैयारी की, और जो आपके साथ जो तैयारी कर रहे थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपका ही क्यों हो पाया, इसके पीछे कोई रीजन? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फॉर्म भरा था नवोदय वाला, जो 6th क्लास में एडमिशन था, वो भी हमारे स्कूल के टीचर ने ही भरा था। हमें तो पता भी नहीं था इसके बारे में कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, कैसे नहीं भरा जाता है। ऐसा हुआ था कि मेरे से पहले हमारे गांव के 2 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था स्कूल में। अच्छा। नवोदय विद्यालय में तो एक साइकोलॉजी बन जाती है ना कि नवोदय में जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसकी तो जॉब पक्की है। तो मैं थोड़ा उससे मोटिवेट हुआ। उसके बाद आपको किसने प्रेरित किया कि आप नवोदय में जाओ? भाई, जब हम 5वीं क्लास में होते हैं तो हम कुछ भी नहीं जानते हैं बाहर की दुनिया के बारे में। हमारे जीवन में केवल हमारे मम्मी पापा होते हैं और वही छोटी सी दुनिया होती है, अपने फ्रेंड सर्कल जो होता है। और आपने मतलब इतना बड़ा कदम लिया, गांव को छोड़ करके, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को छोड़ करके, छोटी सी उम्र में नवोदय में जाके आपने घर से दूर जाके पढ़ाई की। इसके पीछे किसका हाथ है? आप मतलब किसको इसका क्रेडिट देना चाहेंगे? क्रेडिट तो मैं उस टीचर को ही देना चाहूँगा जिसने मोटिवेट किया। मेरे से पहले हमारी फैमिली से, मतलब मेरे चाचा का लड़का था, उसका सिलेक्शन हो गया था। मेरे से 1 साल सीनियर था वो। उसका सिलेक्शन हो गया तो मेरे भाई उसके बैच में था, उसका नहीं हुआ था। फिर मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ कि यार मेरा भी हो सकता है जी। तो उसने टेस्ट वगैरह करवाए और पूरा बुक वगैरह लाके भी टीचर ने दी थी, सजेस्ट की थी कि ये वाली बुक पढ़ो, इससे हो जाएगा। तो पढ़ी थी वो थोड़ी, तो उससे फिर सिलेक्शन हो गया था 2006 में। हाँ, मतलब जैसे नॉर्मल पढ़ाई कर रहे थे वही आपने पढ़ाई बस की। नॉर्मल भी चल रही थी 5वीं क्लास की पढ़ाई, और उधर नवोदय वाली भी पढ़ाई चल रही थी, दोनों पैरेलल। जी। अब हम आपका जैसे नवोदय में सिलेक्शन हो गया तो मैं जानना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय का पहला दिन आपका कैसा था? और आज जो बच्चा अगर नवोदय में जा रहा है तो उसको कौन कौन सी कठिनाइयाँ आएंगी, कौन कौन से सामान उसको वहाँ पे ले जाने चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। मैं बता देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो जब जैसे मतलब मेरा नहीं, कोई भी वहाँ जाता था नवोदय में जी, तो सबसे पहले उसके घर वाले एक तो बक्सा लेते थे। हाँ। जिसमें अपने कपड़े, खाने पीने का सामान, नमकीन बिस्कुट सबके रखे रहते थे उसमें। ये तो जब 6th क्लास में आदमी जाता था तो नमकीन बिस्कुट सबके मिलते थे, लेके जाते थे। तो हम भी वो लेके गए, खूब भर के लेके जाते थे। घर वालों का प्यार होता है, घर वालों का प्यार होता था। और घी जरूर लेके जाते थे, घी वाला भी चलता था, घी वाला। हाँ, सबके पास में सब देसी घी, गाँव के बच्चे थे सब, तो देसी घी भी रखते थे सब। संस्था नवोदय की ज्यादातर गाँव के लिए, लगभग 70% गाँव के बच्चे आते थे, वो भी गरीब लोग। हाँ, उसका ये भी नियम है भर्ती होने का। तो वहाँ गए नवोदय में पहले दिन, तो मेरे तो पहले से गांव के 2 लड़के थे वहाँ, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। हॉस्टल वगैरह में शिफ्ट कराया, गद्दे वगैरह दिलवाए, गद्दे भी सब वहीं से मिलते, मतलब पूरा सामान वहीं से मिलता है, सारा सामान ना, तकिए से लेके गद्दा, बेडशीट सब आपको वहीं मिलेगा रहने का, बेड वगैरह।
तो शिफ्ट हो गए वहाँ। धीरे धीरे चलता रहा। अब लगभग महीने 2 महीने बाद में एक बार पिताजी मिलने आए। तो मुझे भी थोड़ा, वो जा रहे थे तब इमोशनल हो गया था मैं। हो जाता है। तो उस टाइम 9-10 साल के थे हम, तो थोड़ा घर वालों से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। उस एज में आदमी कुछ नहीं कर सकता। 9-10 साल में फिर हम वहाँ जाके खुद के कपड़े खुद धुलते थे। स्ट्रगल भरी लाइफ थी वो भी एक, लेकिन सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है उससे। नहीं, आदमी इतना मजबूत हो जाता है कि आगे जाके उसको कहीं भी तुम डाल दो, कहीं भी सेट हो सकता है, कहीं भी सेट हो सकता है, उसको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और वो किसी से भी फ्रेंड बना सकता है, किसी को भी अपना बना सकता है। उसके अंदर इतनी क्षमताएं आ जाती हैं क्योंकि जब वो इतनी छोटी सी उम्र में जाके अपने कपड़े खुद धोता है, खाना खुद से अपना खाने के लिए लेके आता है, घर पे बना बनाया मिलता है। बना बनाया तो वहाँ पे भी मिलता है मेस में। हाँ। तो मैं जानना चाहूँगा रोशन जी कि आप जैसे पहुँचे तो आपको सेटल होने में कितना समय लगा? अब घर वालों की याद आएगी, घर के मम्मी के हाथ का खाना भी याद आएगा आपको, है ना, दोस्तों की भी याद आएगी। तो मतलब कैसे मैनेज किया आपने? आपका कभी मन नहीं हुआ कि छोड़ करके नवोदय को मैं अपने गाँव में वापस चला जाऊँ? एक बार मन भी हुआ था कि छोड़ के चला जाऊँ। मैं नवोदय से बाहर भी निकल गया था थोड़ा सा, पापा के पीछे, लेकिन मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे। मेरा मन नहीं लगने वाला, मुझे नहीं रहना। तो फिर उन्होंने समझाया कि कुछ नहीं है, अगर तू यहाँ रहेगा तो ज़िंदगी सक्सेस हो जाएगी, नौकरी लग जाएगा। गांव में देख कितने बड़े बड़े लोग हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, तेरा भी कुछ हो जाएगा, वरना तो ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला जी। तो उसके बाद में कभी नहीं रोया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बन गया है। वो बात मुझे आज भी याद है। और खाने का आप बात कर रहे हैं कि खाने की घर की याद आती होंगी, तो ऐसा करते थे कि जैसे संडे को घर वाले आते थे तो उनसे घर का खाना मंगाते थे। हाँ, जैसे सर्दियों में बाजरे की रोटी और ऐसे घर का खाना घर से मंगाते थे। तो मैं और घर का खाना जैसे आप मंगाते थे तो आपके दोस्त भी कुछ बन गए होंगे? हाँ बिल्कुल। तो ऐसा नहीं था कि किसी दोस्त के घर से खाना आ रहा है कि आपके घर से नहीं आया तो आपने खा लिया, या आपके घर से आया उसके दोस्त के घर से नहीं आया तो आपने खिला दिया? ऐसी भावना वहाँ पर, सहयोग की भावना नवोदय में थी कि नहीं? हाँ बिल्कुल थी। मेरे जो बेड के आसपास बेड अलॉट होते थे वहाँ जी, बेड नंबर, तो आसपास मेरे तपेश मीणा, प्रवीण मीणा और रंजीत गुजर, ये थे आसपास जी बेड। तो इनके परिवार वाले भी सब जानते थे, ये भी पड़ोस के उधर ही थे, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर गाँव था जी। तो सब कहीं ना कहीं रिलेशन में थे। हाँ। तो ये भी जब इनके घर वाले आते थे तो वो हमें खिलाते थे, हमारे आते थे तो इनको खिलाते थे, तो वो चलता रहता था, उससे जाता था। अभी ये हो गया शुरुआत का फेज रोशन जी। अब मैं थोड़ा सा वहाँ की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में जानना चाहता हूँ। वहाँ का रूटीन क्या होता था, कैसी शिक्षा व्यवस्था थी वहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि वहाँ सुबह लगभग 5:30 बजे उठा देते थे। सबको उठाना है। 6 क्लास में उसको भी उठना है, 12वीं में पढ़ेगा उसको भी उठना है वहाँ से। सुबह सुबह एक्सरसाइज वगैरह, दौड़ना, अपने टीचर आते थे अलग से, उनकी भी ड्यूटी लगती थी, वो ये सब एक्सरसाइज वगैरह करवाते थे। लगभग 7 बजे होती थी, सब पीटी 7 बजे तक। उसके बाद में फिर अपना आप नहाओ धो, फिर 7:30 बजे फिर नाश्ते के लिए आपको जाना है जी। उसका भी फिक्स टाइम था कि आपको इसी टाइम पे जाओगे खाने के लिए, नाश्ते के लिए तो ही मिलेगा आपको। मतलब टाइम टेबल के लिए आदमी को एकदम फिक्स कर देते हैं, रूटीन एकदम फिक्स होता है, नियम कानून सख्त हो जाते हैं, उससे आदमी सुधरता भी है। फिर 8 बजे क्लासें स्टार्ट होती थी हमारी। अच्छा। 8 बजे के बाद फिर 11 बजे तक चलती थी। 11 बजे थोड़ा ब्रेक होता था 15 मिनट का, 15-20 मिनट का। उसके बाद फिर क्लासें स्टार्ट होती थी। फिर लगभग 1-1 बजे तक क्लासें चलती थी हमारी। बिल्कुल। क्लासें चलने के बाद 15-20 मिनट में स्कूल से वापस हॉस्टल तक आते थे। लगभग 2-4 मिनट का रास्ता होता था, लेकिन थोड़ी देर कपड़े वगैरह चेंज करके। रहने का मतलब जो आपका आवास था दूर नहीं था? दूर नहीं था, सिर्फ 5 मिनट समझ। लेकिन सब लोगों की छुट्टी होती थी, सब आते थे, कपड़े वगैरह चेंज कर फिर जाते थे अपनी। तो 1:30 बजे खाना स्टार्ट होता था, दोपहर का लंच अपने आधे पौने घंटे का वो चलता था। उसके बाद फिर थोड़ी देर बच्चों को रिलैक्स आराम करने के लिए साथ। उसके बाद फिर आपका 3-3:30 बजे रेमेडियल क्लासें लगती थी फिर से। अच्छा। 1.5-2 घंटे की। अच्छा। तो वो स्टार्ट होती थी लगभग 4:30 पौने 5 तक। बिल्कुल। फिर उसके बाद आपको खेलने कूदने के लिए समय दिया जाता था 1 घंटे का जी। आप उसमें आपका जो मन करे, वॉलीबॉल लेके, क्रिकेट, हैंडबॉल, जो भी खेलना चाहो खेलो, बैडमिंटन से। खेलने के बाद फिर आपकी 7 बजे 6-6:30 के आसपास फिर से क्लासें चलती थी 7-7:30 तक जी। 1.5 घंटे की वो क्लासें चलती थी। फिर उसके बाद आपका खाना होता था वही। और जो 10th 12th के बच्चे थे, हाँ, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेज भी चलती थी रात को। उनकी रात को लगभग 8 बजे से 10:30-11 बजे तक रात को भी क्लासेज चलेंगी। बोर्ड एग्जाम पे क्लासें चलती थी। तो ये रूटीन रहता था। मतलब रूटीन तो रोशन जी ऐसा है बिल्कुल जैसे फौज का रूटीन ऐसा हो, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूटीन, और हर चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ता था। अगर आप लेट उठे तो आपका ब्रेकफास्ट छूट जाएगा, पीटी में आपको डांट पड़ेगी, एकेडमिक्स में आप टाइम से नहीं पहुंचे तो आपकी पढ़ाई छूट जाएगी। और रोशन जी मैं आपको ये बताता हूँ कि नवोदय है वो बाहर के बच्चों से बहुत ही मतलब अलग बनाता है बच्चे को। मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, हर तरीके की एक्टिविटीज वहाँ पर होती हैं।
ये तो वहाँ पे आपको मिलता ही है नवोदय में सबसे अलग। और एक चीज़ ये बता दें कि एकेडमिक्स आपने बता दिया, पूरा एकदम रूटीन ऐसा रहता है। कुछ बच्चों को ऐसा संदेह होता है कि खाना पता नहीं कैसा मिलता होगा, नवोदय में जाने के बाद खाने की व्यवस्था कैसी होगी, तो खाने के बारे में थोड़ा सा बता। खाने के बारे में देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप कितना भी 5 स्टार होटल में खा लो, उससे काफ़ी बेहतर खाना मिलेगा आपको नवोदय का। लेकिन उस टाइम के हम लोग बच्चे होते हैं तो उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं जी। लेकिन आपको खाना भी उसी हिसाब से आपकी हेल्थ के अनुसार मिलता है कि दोपहर को आपको दही भी मिलेगा, सलाद भी मिलेगा, चावल भी मिलेंगे, सब कुछ आपको आपकी हेल्थ के अनुसार ही मिलता है, प्रॉपर मिलता है। तो जो खाने का जो डिसाइड होता है वहाँ भी वो मीटिंग होके बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में मीटिंग होके वो डिसाइड करते हैं। दलिया भी मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा जो आपके शरीर के लिए ठीक है। बिल्कुल। हाँ। और रोशन जी, मैं ये बताइए हमारे दर्शकों को कि वहाँ पे ये सब पढ़ाई हो गई, खाना हो गया, इसके अलावा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ या कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती थी, और होती थी तो क्या होती थी, उनके बारे में थोड़ा सा बता। स्पोर्ट्स का मैं आपको बताऊं, नॉर्मली ऐसे तो चलता ही था शाम के टाइम खेलने कूदने का जी, लेकिन हर साल कहीं ना कहीं टीमें जाती थी दूसरे स्कूल में, दूसरे नवोदय के दूसरे नवोदय स्कूल में जाती थी खेलने के लिए। पहले नेशनल, फिर नेशनल पे भी जाते थे, एथलेटिक्स वगैरह में सब जाते थे जी। जो ज़्यादा मेहनत करता था, थोड़ा अच्छा था खेलने में, उसको आगे भी भेजा जाता था। ऐसा नहीं था कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था, ये जो अच्छा खेलता है उसको आगे मौका दिया जाता था। बिल्कुल। और डांस का भी, बाकी आप जो योगा, डांस जो भी करना चाहो, जो भी एक्टिविटी आप खुले हो, आपका मन खुला है, आप जो करना चाहो करो, आपको मौका दिया जाएगा, भरपूर मौका मिलेगा, भरपूर अवसर मिलता है वहाँ पे। ये आपकी कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में ये भी हो गया। है। इसके अलावा और कोई अगर आपको याद हो, ऐसा जो यादगार आपकी मेमोरी हो नवोदय के बारे में, कोई चीज़ आपको याद आ रही हो? और तो ये कि हम लोग भी क्या है, ये मज़ा आता था, फेयरवेल होती थी हर साल, जो बैच पास आउट होते हैं उसकी फेयरवेल करते थे, उससे एक साल जूनियर वाले बच्चे। हाँ, जूनियर वाले। उसका क्या हर किसी को इंतजार रहता था साल में कि फेयरवेल होगी, मज़ा आएगा, सब लोग ऐसे बन ठन के जाएंगे बढ़िया से, और नाच गाने होंगे, डांस होगा, सब उसमें भी अच्छा लगता था। वो भी टीचर्स डे होता था, वो मनाते थे उस टाइम, टीचर्स डे को भी अच्छी तरीके से मनाते थे, पूरा मैनेज करते थे स्कूल को, बच्चे ही मैनेज करते थे सब कुछ, प्रिंसिपल से लेके सब स्टाफ मैनेज। हाँ। और रोशन जी, मैं बताऊं, आपको पढ़ाई हो गई, अब इसके अलावा घर भी जाना होता है, तो छुट्टियों का भी बच्चों को बड़ी क्यूरोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है उनको कि छुट्टियां कब होती हैं, तो कब कब छुट्टियां होती हैं वो एक बार बता। छुट्टियों का मैं आपको बता दूंगा, हम नवोदय में रह के मतलब वहाँ छुट्टियां तो आप लेना भूल ही जाओ, बच्चे होते हो, यादें आती हैं, लेकिन छुट्टियां मिलना बहुत मुश्किल होता है, कि फिक्स टाइम होता है, छुट्टी नहीं देते, कि पढ़ाई के चक्कर में नहीं देते, वो भी हमारा भला ही सोचते हैं। बिल्कुल। टीचर वो कहीं ना कहीं उन्होंने नियम कानून बनाए तो हमारे लिए ही बनाए हुए हैं, बिल्कुल। या तो दीपावली पे आपको छुट्टियां मिलेंगी, या कोई त्यौहार होगा तब मिलेंगी, ऐसे नहीं कि आप अब जा रहे हो कल मुझे छुट्टी चाहिए, जैसे नौकरी बाद करते हैं जॉब बाद, तो वो नहीं चलता वहाँ। या फिर आप बीमार हो रहे हो, वो अलग बात है कि तब भेज दिया। दीपावली पे छुट्टियां होंगी, दीपावली पे शीतकालीन की होती थी, गर्मियों की होती थी, बस ये 3 फिक्स था, बाकी 3 फिक्स थी। वैसे अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो बीच में भी आप छुट्टी जा सकते, लेकिन उसका प्रॉपर रीजन हो आपके पास, प्रॉपर रीजन होना चाहिए। साथ ही अब हमारे दर्शकों को आप ये बता दें कि नवोदय का सबसे अच्छा अगर आपका कोई दिन था, और सबसे खराब दिन अगर कोई था, अगर आपको याद हो तो वो बताएंगे। सबसे अच्छा दिन तो यही था जिस दिन नवोदय में गए थे, बड़ा प्राउड फील हो रहा था जी, यानी हम भी इस चीज़ के एक सदस्य हो गए। इतने बच्चों को क्रॉस करके, एग्जाम क्रॉस करके हम सेलेक्ट हुए, केवल 80 बच्चे सेलेक्ट। टाइम देखा था जब एग्जाम देने गए थे तो पूरा स्कूल भरा हुआ था छोटे छोटे बच्चों से, अब समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा होगा कि नहीं होगा, कि थोड़ा डर भी लग रहा था। और उस टाइम मैं आपको बताता हूँ, जब मैं उस दिन एग्जाम देने जा रहा था तो मैं उस टाइम मतलब ऐसी स्थिति नहीं थी कि घड़ी वगैरह ये सब पहन सके, तो मैं जा रहा था, एक लेडीज मिली थी मुझे रास्ते में, वही गाँव के घर के पास में। मेरे बेटा कहाँ जा रहा है, कि मेरी चाची लगती थी हमारी, मतलब आंटी, तो एग्जाम देने, तो उसने अपनी घड़ी निकाल के लेडीज वाली मुझे दी कि ये ले जा, ले टाइम देखने के लिए, तुझे काम आएगी बाद में, पढ़ाई के लिए मदद की लोग, तो उसने घड़ी दी थी वो। और सबसे खराब दिन तो वो रहा जिस दिन नवोदय से पास आउट हुए थे, लगभग काफ़ी लोग रोए भी थे उसे। हाँ, उस दिन तो सबकी याद आती, इतना 7 साल का जुड़ाव सबके साथ, और वो मतलब वहाँ से छूट बिछड़ना, ये मतलब थोड़ा सा आपका वही, जितने हम घर वालों के साथ में नहीं रहे, मतलब घर वालों के साथ में रहते, लेकिन उस टाइम समझते नहीं थे, और जब समझने लगे तो हम दोस्तों के साथ में रहने लगे, तो क्या दोस्तों से ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था उनसे, लड़का लड़की सब एक जैसे ही थे, मतलब ऐसा कोई भेदभाव कुछ नहीं था। और रोशन जी, आप ये आपको नवोदय की लाइफ के बारे में हो गया, अभी आपका स्ट्रगलिंग फेज जब आपका शुरू हुआ नवोदय से निकलने के बाद, आप नवोदय से निकले, ग्रेजुएशन करनी थी या कोई और पढ़ाई करनी थी, वहाँ से जाने के बाद आपके दिन कैसे थे वो बताइए। मैं बताऊं आपको, नवोदय से निकलने के बाद 2013 में लगभग गर्मियों में तो घर ही रहे थे, रिजल्ट का इंतजार किया, जून तक शायद रिजल्ट आया था, 5-6 जून के आसपास।
उसके बाद में फिर मेरे ताऊ जी के लड़के जयपुर रहते थे, जयपुर रूम लेके रहते थे, 75 बच्चे रहते हैं ऐसे। तो मैं वहाँ चला गया उनके कहने पे, फिर कुछ दिन रूम के लिए भट गए इधर उधर, रूम नहीं मिले क्योंकि रूम तो मिलते हैं लेकिन उनके लिए चाहिए पैसा चाहिए, बिल्कुल। वो हमारे पास था नहीं। तो फिर रूम देखा, एक तो 1500 रुपये में एक रूम मिला जी, छोटा सा रूम था, तो उसमें रहने लगे। और ऐसा नहीं था जैसे लोगों की डिमांड होती है एक लेटरिन बाथरूम सेफ चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं, कंबाइन थी सबकी, कंबाइन हॉस्टल जैसा था। तो रूम ले लिया वहाँ और कुछ समझ में नहीं आया कि यार क्या करूँ आगे क्या नहीं करूँ। यूनिवर्सिटी का भी नाम नहीं पता था कि आगे यूनिवर्सिटी में कोई ऐसे पढ़ाई होती है। और ऐसा भी होता है कॉलेज, ऐसे ही समझते थे कि छोटे मोटे कॉलेज होंगे। तब वहाँ गाँव के ही फिर एक और बच्चा था, तो मेरे ताऊ जी के दोस्त थे, तो उन्होंने फिर बताया कि वहाँ एडमिशन होता है, ऐसे होता है। तो उन्होंने फॉर्म वगैरह भरवाया, तो वहाँ भी फिर कट ऑफ के हिसाब से ही एडमिशन होता है। तो 12th में ठीक ठाक पढ़ाई करते हैं सब नवोदय वाले बच्चे, तो एडमिशन लगभग सबका हो जाता है यूनिवर्सिटी में। उसका फ़ायदा ये है कि फ़ीस बहुत कम लगती है उसमें। यहाँ आप 40-50 हज़ार रुपये खर्च करके ग्रेजुएशन करोगे, वहाँ लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये साल की फ़ीस है। लगभग 10,000 भी खर्च नहीं हुए, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन? मैंने ग्रेजुएशन अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी के कॉमर्स कॉलेज से की थी। अच्छा। जो यूनिवर्सिटी में 3-4 कॉलेज हैं, महाराजा, राजस्थान और कॉमर्स और महारानी, तो उसमें से कॉमर्स कॉलेज से मैंने बीकॉम की थी। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर में मैं बीमार भी हो गया था थोड़ा, तो मुझे भी बीच में कभी ऐसा लगता था, मैं इंग्लिश मीडियम से आया था नवोदय से। अच्छा, हाँ। और वहाँ कॉमर्स कॉलेज में हिंदी मीडियम ले लिया था, तो कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से निकले कि क्या है क्या नहीं है। ये सोचते थे कि यार, मैं कभी कभी सोचता था कि बीकॉम कर लेता हूँ, वो बीकॉम छोड़ के बीए कर लेता हूँ। बीए कर लेता हूँ, हाँ, कि इसमें मुझे पता है कि इसमें फेल होने वाला हूँ, बैक रह जाएगी, तो इसलिए बीए कर लेता हूँ। लेकिन जब रिजल्ट आया बाद में, तब देखा कि जितने भी बच्चे पढ़ते थे, कोचिंग करते थे, उन सबसे ज़्यादा परसेंट मेरी बन गई। तो मुझे फिर उससे थोड़ा मोटिवेट मिला कि नहीं यार, मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। फिर सेकेंड ईयर में हम लोगों ने क्या है, 7-8 लोग थे, हम लोगों ने मिल के कोचिंग लगा ली थी एक जी। और उसका आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कोचिंग लगाई थी तो पैसे थे नहीं, सब लोग उस टाइम 1,500 रुपये के लिए भी सब ऐसे सोचते कि कहाँ से कैसे बचा सकते हैं। तो हमारे एक सीनियर थे विनोद भैया जी, तो हॉस्टल में थे। है ना, ये हॉस्टल चलता है कॉमर्स कॉलेज का, उसमें थे। और हॉस्टल वालों की जयपुर में क्या थोड़ा दबदबा रहता है, वो सुना है, वो चलते हैं। तो हमने उनसे सिफारिश लगवा के कोचिंग में फ़ोन करवा दिया जी, क्या हम हॉस्टल से हमसे थोड़ी कम फीस ली जाए। तो हमें डिस्काउंट मिल गया वहाँ काफ़ी कुछ। अच्छा, डिस्काउंट आपको मिल गया। वहाँ कॉमर्स के वो टीचर पढ़ाते थे, जितेंद्र शेखावत जी, अभी तो लेक्चरर बन गए हैं उस टाइम, लेकिन काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे। जब वो इनकम टैक्स चैप्टर वो सब्जेक्ट थी हमारी जी, पढ़ाते थे तो कहते थे कि सर आपको सेक्शन कैसे याद होते हैं? तो कहते बेटा बादाम खाया करो तो फिर आपको कुछ अकल आएगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे भी काफ़ी याद हो गए थे, सब चलता है। फिर 2016 में बीकॉम पास हो, ग्रेजुएशन हो गई थी हमारी जी। उस टाइम फिर मैं वहाँ से टीसी लेने, वो सर्टिफिकेट लेने गया था, चरित्र प्रमाण पत्र अपना जी कॉलेज में जी। तो वहाँ का जो प्रिंसिपल था, वाइस प्रिंसिपल, वो मिला जी। वो तो मैंने उससे कहा कि सर ये चाहिए। मैं पहले तो ऑफिस में गया, तो बाबूजी ने, जो ऑफिस में बाबूजी बैठते, उन्होंने कहा कि सर से मिल लो पहले जी। तो सर के पास गया, सर ने कहा बेटा क्यों चाहिए? मैं सर ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया, मुझे उसके लिए चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने काफ़ी आशीर्वाद दिया और बधाई दी, सबके बीच में सारे स्टाफ खड़े थे वहाँ। फिर उसके बाद 2016 में ग्रेजुएशन पास हो गई, तो लगभग जून जुलाई में फॉर्म भरे जाते हैं, बैंक के हर साल भरे जाते हैं हाँ लगभग। तो मैंने ग्रामीण बैंक का भर दिया था। पहले तो मैंने आईपीएस का भरा था। अच्छा। लेकिन उसमें मैं एलिजिबल नहीं था, मेरी एज कम थी, 21 साल का हुआ नहीं था। अच्छा। लेकिन मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस आएगा, अगर मैं एक पेपर दूंगा तो उससे एक्सपीरियंस आ जाएगा, मेरे पास आएगा। बिल्कुल। तो मैंने वो भर दिया था, मतलब उसमें थोड़े ही क्वेश्चन करके आया था, लेकिन मैंने देखा उसमें कि मैं जितने करके आया उतने मेरे ठीक थे। तो मैंने एक चीज़ समझ ली थी कि नेगेटिव नहीं करना, आपको नहीं आता तो छोड़ दो, लेकिन तुक्के नहीं मारना, गलत नहीं करना, क्योंकि जो हम करके आए सही, वो भी हमारा फिर माइनस में चला जाता। तो फिर मैंने ये सोच लिया कि नेगेटिव करना ही नहीं है, कम होंगे तो कम कर लेंगे। बिल्कुल। लोगों की जो भावनाएं होती है, लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो इतने अटेम्प्ट करके आया, 150 करके आया, 200 करके आया, तो उस पर बिल्कुल मत जाइए। बिल्कुल, उससे कुछ नहीं होता जी, तुक्के मारने से कोई मतलब नहीं है। तो जो आप सही कर गया वो भी फिर माइनस में चला जाता है। तो इसलिए तो उसके बाद मेरा ग्रामीण बैंक आया था आईपीएस आरआरबी का। मेरे पास मोबाइल था कीपैड वाला, छोटा वाला, सब जो नोकिया वाला जो चलता था पहले। तो उसमें नेट वेट चल जाता था, थोड़ा नोकिया 6300 कुछ था, तो नेट चल जाता। वो मोबाइल ही मेरा नहीं था, वो मतलब किसी ने दिया था ऐसे ही कि ये ले लो। मेरा जीजा जी के उधर से दिया था किसी ने कि ये ले लो, इससे काम हो। तो नेट चल जाता, उसमें देखा कि ये वैकेंसी आ गई। फिर धीरे धीरे उसके बारे में डिटेल जुटाई, बिल्कुल, कि कौन सी सब्जेक्ट आती है, इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता।
तो फिर उसकी तैयारी करने लगा, सेल्फ स्टडी सिर्फ। सेल्फ स्टडी कर रहे थे आप? हाँ बिल्कुल। सेल्फ स्टडी करने लगा। और दूसरी आपको एक बात बताऊँ, जो मैंने उस टाइम बुक खरीदी थी वो बुक मेरी नहीं थी। अच्छा, किसी और की थी? वो किसी मतलब लड़की फ्रेंड थी, तो उसकी बुक थी, उसने मुझे दे दी थी वो। अच्छा, पढ़ने के लिए? हाँ कि आप पढ़ लो ये जी। तो मैंने वही बुक पढ़ी। मैंने हिंदी कोचिंग तो की नहीं थी उस टाइम जी। और इंग्लिश की लगाई थी एक बार थोड़ी, लेकिन इंग्लिश उसमें आती नहीं। इंग्लिश हिंदी दोनों आती है, तो आप हिंदी इंग्लिश कोई भी कर सकते हो। तो मैं हिंदी पसंद की, हिंदी तो इंग्लिश का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, कोचिंग की नहीं। उसके बाद पहला एग्ज़ाम वही दिया था, 2 एग्ज़ाम लगे थे, क्लर्क के और पीओ का, जी। प्रोबेशनरी ऑफिसर वाला। तो दोनों में सिलेक्शन हो गया। आज दोनों में हाँ, सिलेक्शन हो गया। और जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस दिन मैं पूरी रात नहीं सोया। अच्छा। खुशी के चक्कर में। ये इतनी खुशी थी सेलेक्ट होने हाँ की? खुशी के चक्कर में पूरी रात नहीं सोया कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से। काफ़ी दिनों बाद स्ट्रगल किया मम्मी पापा ने भी, जी। तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये चलता रहा। उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, उसमें भी बीच में दिक्कतें आई। बीच में डॉक्यूमेंट बनवाने में भी दिक्कत आती है, बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती जी। हैं। और अपने तो क्या गरीब गांव के लोग थे, गरीब परिवार से आते हैं सब नवोदय वाले, तो दिक्कतें होती हैं, झेलनी पड़ती हैं। बिल्कुल। किसी की कोई जान पहचान, कोई लिंक नहीं होता किसी अधिकारी से, इसलिए करना पड़ता है। तो फिर लगभग 8 मई 2017 को मुझे ज्वाइनिंग मिल गई थी यूपी में। यूपी में एज ए क्या, मतलब कौन सी पोस्ट पे आप? एज ए असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर हाँ। के उसमें आप पोस्टिंग मिल गई? और वहाँ भी मैं आपको बताऊँ, वहाँ जब हम एक रीजन में, रीजन होते हैं अलग अलग, 14-15 रीजन थे, उसमें एक रीजन में 45 लड़के थे। अच्छा। और तो देख रहे थे तो सबसे छोटा कम एज वाला मैं ही था वहाँ, सबसे कम? हाँ, वरना सब ज़्यादा एज वाले थे। जी। तो वहाँ पर 4 साल वहाँ रहा, ये चलता रहा। अच्छा। उसके बाद रिजाइन देके फिर इधर आ गया था। तो आप जैसे एज ए मैनेजर बने और उत्तर प्रदेश में आपकी पोस्टिंग हुई, तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना आपको वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान से आप पढ़ाई करते हुए और सीधे सेलेक्ट हुए, उत्तर प्रदेश पहुँचे, और बैंक की जॉब ऐसी है जिसमें पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कौन कौन सी समस्याओं का सामना आपको वहाँ पे करना पड़ा, वो एक बार दर्शक? सबसे पहले तो समस्या तो ये थी कि वहाँ जगह का ही नहीं पता कि कौन सी जगह कहाँ पे। अच्छा। जैसे अपने राजस्थान में यहाँ रहते तो अपने को पता है कि बांसवाड़ा के पास में डूंगरपुर है, डूंगरपुर पास में उदयपुर है, ऐसे। तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट ही नहीं पता, डिस्ट्रिक्ट ही वहाँ इतनी है 72 के आसपास। हाँ। तो डिस्ट्रिक्ट ही नहीं पता होता कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। जी। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ गया, ज्वाइनिंग हुई, उस दिन लेट पहुँचा था थोड़ा सा। जी। और लेट पहुँचने के बाद शाम को लगभग हमें 8 बजे के आसपास ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाया गया। अच्छा। हाँ। रात के टाइम। जी। ये परंपरा ही समझो, इसको समझो कि जहाँ भी ज्वाइनिंग करने जाते हैं बैंक के, वहाँ रात को ही लेटर पकड़ाते हैं ज्वाइनिंग कि आपको इस ब्रांच में जाना है और कल जाके ज्वाइनिंग करनी है। कल ज्वाइनिंग करनी है। अब रात में आदमी कैसे जाए? तो फिर वहाँ हम 6 लोग थे जी। राजस्थान के। तो 6 लोग थे राजस्थान के, सबको एक ही डिस्ट्रिक्ट में दे दिया था। तो रात को फिर एक टैक्सी करके आए और उस डिस्ट्रिक्ट में आए और वहाँ होटल में रुके। एक में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट मिली थी मुझे। अच्छा, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। शाहजहाँपुर हमारा क्षेत्रीय कार्यालय लगता था। जी। शाहजहाँपुर बदायूं के पास में, शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट है बरेली के पास में। जी। तो वहाँ क्षेत्रीय कार्यालय लगता था। फिर वहाँ से हम पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट हमको ज्वाइनिंग मिली थी। मतलब उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आती थी, शाहजहाँपुर और पीलीभीत। पीलीभीत ऑफिस था शाहजहाँपुर में। जी। पीलीभीत में रुके एक 2 दिन, वहाँ से अप डाउन किया। वहाँ से ट्रेन चलती थी ब्रांच के लिए, लगभग ब्रांच वहाँ से थी आपके 65-70 किलोमीटर। जी। ट्रेन में अप डाउन, ट्रेन वो वाली जो अंग्रेजों वाली अंग्रेजों वाली, छोटी वाली गैराज वाली, वो चलती थी। तो उसमें अप डाउन किया, वो भी एक्सपीरियंस अच्छा लगता था। उस टाइम वो जंगल थे आसपास। स्टार्टिंग में गया तब तो लगता था कि यार कितना हरा भरा एरिया है, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे फिर मुझे लगने लगा कि यार मैं गलत फंस गया। इससे अच्छा तो मैं आपको ये बताना भूल गया कि जो क्लर्क की और मैंने पीओ की दोनों के एग्जाम दिए थे, दोनों में सिलेक्शन हुआ था। क्लर्क का मेरा हुआ था राजस्थान से और पीओ का हुआ था यूपी से। तो मैंने सोचा कि यार क्लर्क में तो क्या है कि 18-19 हज़ार रुपये मिलेंगे, इससे अच्छा है कि मुझे यूपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो वहाँ सैलरी लगभग डबल थी पीओ में। जी। 36-37 हज़ार स्टार्टिंग, 36,700 स्टार्टिंग सैलरी थी वहाँ जी। से। तो वहाँ चला गया। वहाँ फिर मुझे लगा कि यार क्लर्क ही बन जाता मैं, इससे अच्छा तो ठीक था कम से कम राजस्थान में वहाँ ठीक रहता। जी। तो वहाँ धीरे धीरे फिर मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि यार आदमी को थोड़ा स्ट्रगल कर लेना चाहिए, मतलब जॉब के लिए, उसके बाद ही जॉब लगे तो ज़्यादा ठीक है। मेहनत कर लेनी चाहिए और उससे तो क्या धक्के खा ले तो आदमी को एक्सपीरियंस आ जाता है और उससे फिर ठीक रहता है, बाद में पछतावा नहीं होता। हाँ, मेरे मुझे कभी कभी लगता था कि यार मैं इतनी कम एज में लग गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब जो जितने भी थे मेरे साथ बैचमेट थे या जो भी था, सब ज़्यादा एज वाले, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे क्या। जी। तो एज डिफरेंस था। हाँ। वहाँ हमारे मैनेजर मुझे मिले थे, वो भी स्केल 1 के थे, उन्हें को लेकर ब्रांच मैनेजर बना रखा था विपिन वर्मा जी। तो अभी काफ़ी अपनी एज के थे, लगभग 2-4 साल का फ़र्क होगा। तो काफ़ी डांटते भी थे और काफ़ी प्यार से भी रखते थे। अच्छा। मतलब वहाँ भी हमने खूब मजे किए, उन्होंने बहुत सिखाया। जी। उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उनकी वजह से मतलब इतना ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद 4 साल जो मेरे साथ में जो मैनेजर रहे थे मेरे, बिल्कुल वो बिल्कुल सारा काम मेरे पे छोड़ देते कि ये जो कर लेगा वो हो जाएगा। बिल्कुल।
मतलब उनको भरोसा भी हो गया था और उनको ये भी विश्वास था कि ये आदमी को नॉलेज है तो कर लेगा। वर्कलोड भी बहुत होता है बैंक हाँ। में। वर्कलोड भी बहुत होता है। दूसरा फिर आपको विश्वास जीतना पड़ेगा, विश्वास अपने स्टाफ का भी जीतना पड़ेगा और अब कस्टमर का भी जीतना तो ही यहाँ नौकरी कर पाओगे, वरना तो फिर नौकरी करना इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ में कौन फ्रॉड कर रहा है, कौन सही कर रहा है। जी जी। तो और पॉलिटिकल प्रेशर भी आते हैं धीरे धीरे। हाँ। तो वहाँ भी पॉलिटिकल प्रेशर आते थे, सांसद का पीए का कॉल आता था, कभी लेटर आते थे, कंप्लेंट भी होती थी। लेकिन इन चीज़ों से फिर घबराना नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस होता है धीरे धीरे तो ठीक रहता है वो भी, कहीं ना कहीं आपको बाद में आके काम आता है। और फिर आपका उत्तर प्रदेश से और राजस्थान में असिस्टेंट मैनेजर से और मैनेजर तक का सफ़र, आप यहाँ पे कैसे पहुँचे फिर? तो मैंने क्या 2017 में ज्वाइन किया था वहाँ। उसके लिए मैनेजर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं जी बैंक में, वो भी ऑफिसर के रूप में होना चाहिए आपके जी। पास, है ना। तो 2019 में मैंने एग्ज़ाम दिया। उस टाइम पे टाइम नहीं मिलता, आप भी जानते हो कि बैंक में इतना वर्कलोड होता है कि आप कहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। दिन भर आप थक जाओगे तो रात को पढ़ाई करने लायक आप बचते ही नहीं हो। हाँ बिल्कुल। फिर आराम चाहिए आपको। तो जो 2019 में एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया था, इंटरव्यू देने भी आया था, इंटरव्यू में नहीं हुआ था लास्ट में। फिर 2020 में एग्ज़ाम दिया था, ऐसे ही कि देखे तो चेक कर लेता हूँ एग्ज़ाम होता है तो ठीक है, नहीं हो। लेकिन उस साल भी हो गया फिर से सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन हो गया फिर से। और फिर इंटरव्यू देने भी मैं नहीं सोच रहा था कि यार एग्ज़ाम तो ऐसा खास हुआ नहीं था, स्कोर तो अच्छा था नहीं। तो स्कोर बाद में बताते हैं, स्कोर पहले नहीं पता चलता कितने तुम्हारे आए मार्क्स, कितने नहीं आए। तो इंटरव्यू देने आ गया था मैं। इंटरव्यू में भी उन्होंने मेरे से क्या है कि कॉमर्स की चीज़ें पूछ ली थी। जो मेरा उस दिन एग्ज़ाम था, एक जीआई भी होती है बैंक में, कोर्स होता है जी। तो अकाउंट का मेरा एग्ज़ाम होना था उधर। मैं वो छोड़ के इधर इंटरव्यू देने आया था। इंटरव्यू में किस्मत ऐसी थी कि उन्होंने वही चीज़ मेरे से पूछ ली, अकाउंट वाली। अच्छा। जो मैंने 5-6 साल पहले पढ़ी थी कॉलेज में। उनको लगा होगा कि शायद इसको नॉलेज नहीं होगी, भूल गया होगा, लेकिन वो किस्मत ठीक रही कि उधर मैं एग्जाम छोड़ के आया, वही चीज़ें उधर करनी थी मुझे और उधर उन्होंने पूछ ली। अच्छा। तो सब कुछ ठीक रहा, वहाँ इंटरव्यू भी ठीक हुआ, फिर सिलेक्शन हो गया। फिर पिछले साल लगभग 21 जून के आसपास ज्वाइनिंग थी। 14 जून 2021 को मैंने रिजाइन दिया था यूपी से। और वहाँ पे क्या एक बॉन्ड भरवाते हैं 2 लाख रुपए का। अगर आप टाइम पीरियड से पहले नौकरी छोड़ोगे तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा। और मेरा वो बॉन्ड ख़त्म हुआ था 8 मई को होना था, 8 मई 2021 को। मेरे पैर में लग गई थी, इसलिए मैंने एक्सटेंशन ले लिया था ज्वाइनिंग के लिए भी। तो मेरे उधर 2 लाख भी नहीं भरने पड़े और 14 जून को नौकरी गई, 21 जून को ज्वाइनिंग लेटर आ गया इधर। तो ज़्यादा दिन बेरोजगार नहीं बैठना पड़ा। आजकल बेरोजगारी का दौर ज़्यादा तो चल लगभग रहा है। 7-8 दिन ही बेरोजगार रहा था बीच में, फिर ज्वाइनिंग मिल गई थी तो इधर ज्वाइन कर लिया। इधर जोधपुर में हेड ऑफिस है हमारा, जी, है ना। जोधपुर में हेड ऑफिस 2 दिन उन्होंने मुझे रखा हुआ जोधपुर में। और शाम को लेटर पकड़ाया कि आपको ये बावलवाड़ा जाना है। अच्छा, बावलवाड़ा। पहले वहाँ पता किया कि है कौन सी जगह पे कि उन्होंने वहाँ एक कोई था जिसने शायद पहले यहाँ के बारे में सुना हुआ है, रहा होगा, मैं भी नहीं जानता उसे। तो उसने कहा कि आप नहीं जाओगे तो आपको बारिश में ऐसा लगेगा जैसे झरने गिर रहे हैं इधर से, मतलब इमेजिन कर, इधर से झरने गिर रहे हैं, इधर से पहाड़ है, इधर डैम बना हुआ है, इधर नदी जा रही है, वो वाली फीलिंग आती है जो सीनरियों में दिखती है। हाँ, फिल्मों में जो देखते हैं। हाँ, फिल्मों वाली आती है। तो यहाँ आ गया था मैं, बड़ी मुश्किल से उदयपुर आया, उदयपुर से पूछ पाछ के कि बावलवाड़ा कहाँ है, धक्के खा के आ गया था यहाँ। फिर यहाँ आके देखा 2-3 महीने कोई नहीं बात करने के लिए, ना कोई दोस्त, ना कोई, हर जगह नया नया हर जगह नया नया। फिर मैंने सोचा कि यार यूपी से भी गलत छोड़ के आया, वहाँ अच्छे खासे दोस्त बन गए। वहाँ अनुज चौहान मेरा दोस्त था, बहुत जिगरी याद है, हम दोनों बैचमेट थे जी। मतलब सुख दुख के साथी थे। मैं रात को भी फ़ोन कर देता तो रात को भी मेरे लिए तैयार रहता था जी। अच्छा दोस्त था। वो भी घर से दूर था, उसके भी मेरठ का था, वो पीलीभीत में था साथ में। तो फिर यहाँ आया, 2-3 महीने यहाँ दुखी रहा। फिर धीरे धीरे लोगों से दोस्ती बढ़ी, जान पहचान बढ़ी, तो धीरे धीरे फिर यहाँ भी सेट हो गया। अच्छा, अब रोशन लाल जी, मैं इंटरव्यू को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपसे कुछ सवाल सजेशंस चाहता हूँ। जो बच्चे आज नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव है? सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि एक नवोदय की तैयारी आपका सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन आपको करनी चाहिए। उससे क्या है, आदमी का दिमाग भी थोड़ा माइंड विकसित हो जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं आपको जो बच्चे नौकरी के लिए रीजनिंग पढ़ते हैं वो आपको 5th क्लास में पढ़नी पड़ जाती है। मतलब कंपटीशन का स्तर आपको हाँ, कंपटीशन का स्तर पता चल जाता है। और एक एग्जाम देने से फर्क पड़ता है, पता चलता है कि हम कहाँ पे बैठे हैं जी, कितने पानी में, कितना क्या है। कि जो नवोदय में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ जी, जम के खाओ और बन के दिखाओ बस। कुछ ना कुछ बन के दिखाओ बाहर आ, ये चलता है। और नवोदय के बारे में हमारी बात हो गई, और मैं चाहता हूँ जिससे कोई बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा है, हाँ, उसको आपको क्या सुझाव देना चाहेंगे? बैंक की तैयारी करने वाले को मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ, भटको नहीं।
जो भटकने वाले रास्ते होते हैं उन पे ना भटको कि कभी बैंक की कर रहे हो, कभी इस चीज़ की कर रहे हो। अगर सिलेबस सेम है तो आप एग्जाम दे सकते हो, बाकायदा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कभी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम देने चले गए, कभी बैंक की देने चले गए तो मिक्स हो जाता, तो वो नहीं चलता ऐसे जी। और दूसरा बैंक में क्या चलता है कि आपको चाहिए स्पीड प्लस सटीक। जी, सटीकता आपको हाँ, चाहिए। और आप मतलब नवोदय की पढ़ाई के पैटर्न के हिसाब से या नवोदय विद्यालय में अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या सजेशन देंगे? नवोदय में जो अभी चल रहा है वो भी बेहतर है और उससे भी बेहतर हम कर सकते हैं जी, चाहे तो। ठीक है, जैसे नवोदय में पढ़ने के बाद जो आदमी निकलता है 12th पास आउट होके, तो वो क्या है, अपने उसको ये नहीं बताया जाता कि उसको क्या करना चाहिए, वो कहाँ जाए, तो किससे मिले, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। थोड़ा उसको ये से गाइड कर दिया जाए तो उससे ठीक रहता है। और एक अलग से अगर यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ बना दी जाए या यूनिवर्सिटी में कुछ कोटा फिक्स कर दिया जाए तो उससे भी थोड़ा नवोदय वालों को फायदा मिलेगा। तो नवोदय का जो सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है ना। और इसके लिए हमारे जो नवोदय के एल्यूमिनी हैं, पढ़े हुए हैं पहले से, वो आज अच्छी पोस्ट पे हैं, वो भी आगे आगे कुछ कदम उठा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और सब लोग एक ग्रुप बना के अच्छा सा और सब लोगों की मदद कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं सबको जी कि तो अगर डॉक्टर लाइन में जाना चाहता है तो ये कर वो कर, ऐसे गाइड कर सकते हैं हम किसी को। बिल्कुल आराम से, और करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि करते भी हैं, बिल्कुल मदद। किसी को फोन पे कोई समस्या हो जाती है तो मदद करते भी हैं सब जितने भी। बिल्कुल, कोई इस्टेब्लिश संस्था भी होनी चाहिए ऐसी। हाँ। जो आपको जैसे बच्चे निकल रहे हैं पास आउट होने के बाद बैच के, और नवोदय वाले बच्चों के लिए अलग से गाइडेंस, मोटिवेशन, और वो ये सब कौन कर सकता है? आप लोग, हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। बिल्कुल हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे मम्मी पापा इतने सक्षम नहीं होते किसी के नवोदय वाले के। मैं तो नहीं समझता कि होंगे तो छोटी मोटी जॉब में होंगे जी, या किसी के 2-4% मिल जाए अधिकारी तो वो अलग बात है, वरना तो नहीं होंगे। तो हम लोगों को ही आगे बढ़ना है, बिल्कुल हम लोगों को ही अधिकारी बनना है और फिर मदद भी हम लोगों को ही करनी है। बिल्कुल। तो आप अगर किसी की मदद करना चाहें और संदेश देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से, कोई भी किसी भी तरह की, तो दे सकते हैं हमारे दर्शकों को। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बस सब लोग पढ़ो और एक दूसरे से जुड़े रहो, तो जिससे किसी को मुसीबत आए तो कम से कम काम तो आ सके। अगर मैं किसी की मदद करूँगा तो कोई मेरी मदद करेगा। बिल्कुल, तो इसलिए ये भावना चलनी चाहिए सबके बीच में, कोऑपरेट होकर काम करो, ठीक रहेगा। चलो, थैंक यू सो मच। और आप हमारे चैनल में आए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया, और हमारे दर्शकों को किसी भी तरह का कोई सजेशन हो, सुझाव हो, वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। और हमारा इंस्टाग्राम पे नवोदय स्टार के नाम से जो आईडी है, फेसबुक आईडी है, उसको फॉलो करें। यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम हमारे नवोदय के जो सितारे हैं उनको आपके सामने ला सकें। इसी तरह से नए नए एक्सपीरियंस से जितने अनुभव हैं हम आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे इसी तरह से अगले एपिसोड।